दिल्ली में 1970 और 80 के समय में डीडीए से जमीन लेने के लिए सैकड़ों हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर हो रही थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज थमने लगती हैं, मीटिंग्स बंद होने लगती हैं, ऑडिट बंद होने लगते हैं। आखिर में कुछ सोसाइटीज बस कागजों में रह जाती हैं। कारण बताया जाता है कि डीडीए ने जमीन अलॉट करने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कई सोसाइटीज को डिफंक्ट कहकर बंद करने का आदेश किसके कहने पर जारी किया था? वो कौन था जिसने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी डीसी एक्ट की धारा 63 का गलत फायदा उठाकर हजारों करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे दिया था? 2005 में शुरू हुई जांच 2025 में आकर थमी तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर समेत 13 लोगों को दोषी बता दिया। दिल्ली की जो सोसाइटीज सालों पहले बंद हो चुकी थीं, उन सोसाइटीज को नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए दोबारा जिंदा दिखाया गया और दिल्ली के पॉश इलाके को मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर हथिया लिया गया। और इस तरह कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यानी सीजीएचएस के इस घोटाले में कुल 135 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लगभग 4000 करोड़ के बड़े स्कैम को अंजाम दे दिया गया। यह स्कैम जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। कोर्ट ने जब सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिए तो जांच में क्या क्या सामने आया? क्या इस स्कैम में अधिकारियों को फंसाकर नेताओं को बचा लिया गया था? इस पूरे स्कैम को कैसे अंजाम दिया गया? एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में कहानी सीजीएचएस स्कैम की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। कहानी एक सोसाइटी से शुरू होती है। सुदर्शन टंडन नाम का एक आदमी 9 अगस्त 1983 को आरसीएस के दफ्तर में सोसाइटी रजिस्टर कराने के लिए आवेदन करता है। आरसीएस यानी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगले महीने सितंबर में पहली जनरल बॉडी मीटिंग होती है और अलग अलग डॉक्यूमेंट आरसीएस को जमा कर दिए जाते हैं, जिसमें 83 लोगों की मेंबर लिस्ट थी, एफिडेविट थे और दूसरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी। 18 नवंबर 1983 को सोसाइटी ऑफिशियली रजिस्टर कर दी जाती है। सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस आईआईटी दिल्ली के गेट के सामने दिखाया जाता है। शुरू के 2 साल तक सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो लगेगा कि काम लगातार चल रहा है। 2 साल पूरे होने के बाद 1985 में सुदर्शन टंडन फिर से सोसाइटी के मेंबर्स की लिस्ट अपडेट करता है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जमा कर देता है। लेकिन अब की बार डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां मिल जाती हैं, जैसे इस सोसाइटी को बनाने में कौन पैसा खर्च कर रहा है और कितना कर रहा है, इसका सही रिकॉर्ड नहीं दिया जाता। और तो और फाइनल लिस्ट पर वाइस प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर भी गैर मौजूद पाए जाते हैं। आरसीएस 1985 से 1990 तक 5 साल तक एक के बाद एक रिमाइंडर भेजता रहता है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से और टंडन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। 6 नवंबर 1990 को आरसीएस के डिप्टी रजिस्ट्रार सतीश माथुर सोसाइटी को लिक्विडेशन में डाल देते हैं, यानी सोसाइटी को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। लिक्विडेशन के बाद सोसाइटी के रिकॉर्ड्स सुदर्शन टंडन के पास होने चाहिए थे, लेकिन थे किसके पास? महानंद शर्मा नाम के किसी और व्यक्ति के पास, जबकि कानूनी तौर पर महानंद शर्मा का इस सोसाइटी से कोई लेना देना था ही नहीं, ना तो सोसाइटी का वो मेंबर था। अब तारीख आती है 1 दिसंबर 1998। आरसीएस के ऑफिस में एक अजीब सी अर्जी पहुंचती है। अर्जी महानंद शर्मा ने किसी अनजान शख्स के नाम लिखी थी, जिसमें उसने खुद को सोसाइटी का प्रेसिडेंट बताया और सोसाइटी को दोबारा शुरू करने की मांग कर दी थी। इतने सालों बाद का समय इसलिए चुना गया क्योंकि आरसीएम में महानंद शर्मा का आदमी करमवीर सिंह लिक्विडेटर बन चुका था, यानी सोसाइटी के भविष्य पर अब उसी की मोहर चलती थी। कुछ ही हफ्तों बाद 18 जनवरी 1999 को महानंद शर्मा सीधे आरसीएस के ऑफिस पहुंचता है और करमवीर सिंह को सोसाइटी के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स थमा देता है। फाइल में बाकायदा नोट शीट पर उसके दस्तखत मौजूद होते हैं, यानी कागजों पर सब कुछ बिल्कुल आधिकारिक दिख रहा था। करमवीर सिंह ने नोट शीट पर लिखा कि महानंद सोसाइटी की तरफ से आया है और उसने रिकॉर्ड्स जमा कर दिए हैं। करमवीर 27 जनवरी 1999 को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला लेता है, जिसमें फैसला होना था कि सोसाइटी को दोबारा चालू किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। 27 जनवरी को कोई मीटिंग हुई ही नहीं, ना रजिस्टर्ड एड्रेस पर हुई ना कहीं और हुई। मीटिंग सिर्फ कागजों पर हुई। करमवीर सिंह और महानंद शर्मा ने मिलकर सोसाइटी की प्रोसीडिंग्स रजिस्टर में एक पूरी फर्जी मीटिंग लिख दी।
पूरी कहानी लिख दी। इस मीटिंग में दिखाया दिया गया कि मेंबर्स ने यूनियनिमसली मांग की है कि सोसाइटी को दोबारा शुरू किया जाए। महानंद शर्मा को अधिकार दे दिया गया कि वो सोसाइटी की तरफ से आरसीएस में पैरवी कर सकेगा। यहीं से बिल्डर्स, बिचौलिए और आरसीएस के कुछ अफसरों का गठजोड़ उभर कर सामने आने लगा। कानून में जो लूप होल था वो धारा 63, उसके जरिए लिक्विडेट सोसाइटी फिर से शुरू की जा सकती है। उसका फायदा महानंद शर्मा ने उठा लिया। अब कहानी में एक एंट्री होती है बीएम सेठी। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुआ करते थे। बीएम सेठी भी अब इस खेल में शामिल हो चुके थे। नरेंद्र कुमार नाम के एक शख्स को सोसाइटी के लिए इलेक्शन ऑफिसर बना दिया गया था और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को डॉक्यूमेंट्स पर एक्टिव दिखाया जा रहा था। इस पूरे सेटअप का मकसद सिर्फ एक था, महंगी जमीन हथियाना। मकसद पूरा भी हो गया। 26 अप्रैल 1999 को ये रिक्रिएटेड सोसाइटी ढीरपुर दिल्ली के प्लॉट नंबर 4 पर 5000 वर्ग मीटर जमीन का अलॉटमेंट हासिल कर लेती है। महानंद शर्मा 10 दिसंबर 1999 को आरसीएस को एक चिट्ठी लिखता है और फ्रोजन लिस्ट की मंजूरी मांग लेता है। महानंद शर्मा 125 मेंबर्स की लिस्ट, 125 मेंबर्स की एफिडेविट, 60 इस्तीफा देने वाले मेंबर्स की लिस्ट, 109 एनरोल किए गए मेंबर्स की लिस्ट, रेजोल्यूशन, इलेक्शन रिकॉर्ड, मेंबर्स को भेजी गई चिट्ठियों का सबूत और सेक्रेटरी का एफिडेविट भेज देता है। लेकिन हकीकत ये थी कि महानंद शर्मा 10 फरवरी 1999 को सोसाइटी का प्रेसिडेंट था ही नहीं। फिर भी उसने उस चिट्ठी पर 125 एनरोल्ड और रिजाइंड दोनों तरह के मेंबर्स की लिस्ट पर प्रेसिडेंट के तौर पर दस्तखत किए हुए थे। सोसाइटी फिर से शुरू करने का सिलसिला चल ही रहा था कि अगला फेज शुरू हुआ ऑडिट का। 31 मई 1999 से 1 जून 1999 के बीच आरसीएस ऑफिस की हेड क्लर्क और सीनियर ऑडिटर श्रीमती उर्मिला गुप्ता सोसाइटी का ऑडिट करने पहुंचती हैं। एक ऑडिट नोट जमा किया जाता है जिसमें सजेशंस दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करने के लिए। लेकिन एक और सबसे बड़ी गड़बड़ी थी सेक्रेटरी और ट्रेजरर के दस्तखत में। ऑडिट रिपोर्ट पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर के भी दस्तखत थे, लेकिन वो दस्तखत सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने नहीं किए थे। लेकिन उर्मिला गुप्ता इस पर कोई आपत्ति नहीं जताती। मतलब साफ था, ऑडिट टीम और महानंद शर्मा मिलकर नकली दस्तखतों के सहारे रिपोर्ट पूरी कर रहे थे। उर्मिला गुप्ता की भूमिका पर भी अब सवाल गहरा हो रहा था। इसके बाद बीएम सेठी का रोल शुरू होता है। 14 सितंबर 1999 को सेठी आरसीएस के पॉलिसी सेक्शन को ऑफिशियल चिट्ठी भेजते हैं कि 90 मेंबर्स की फ्रीज की हुई लिस्ट मंजूर कर दी गई है। यानी सोसाइटी के 90 लोग अब मान्य सदस्य माने जाएंगे और यह लिस्ट डीडीए को भेजी जा सकती है ताकि सोसाइटी को और जमीन अलॉट की जा सके। लिस्ट में अमित कुमार शर्मा और मिश्री लाल भारद्वाज नाम के 2 आदमियों का सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाया हुआ दिखाया जाता है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ था ही नहीं। इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी बीएम सेठी सब कुछ पास करते जाते हैं, दस्तखत करते जाते हैं। लेकिन इस स्कैम में एक मोड़ आता है। 2 नई एंट्री और होती हैं, पंकज मदन और विकास मदन, 2 भाई और दोनों तबाही। इन दोनों के मुताबिक उन्हें मंजूर की गई 90 मेंबर्स वाली लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन उनके नाम शामिल नहीं थे। दोनों भाइयों ने साम दाम दंड भेद से सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स महानंद शर्मा से हथिया लिए और अब सोसाइटी पर कब्जा था शर्मा ब्रदर्स का। अब कहानी में आता है बैंक और पैसे का मामला। सोसाइटी 3 बैंकों में खाते चला रही थी। हर खाते के पीछे अलग अलग नेता और उनकी अपनी कहानी थी। सबसे पुराना खाता दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में था, जो 1984 में खुला था। इसे असली सोसाइटी के संस्थापक चलाते थे। नाम थे आर प्रसाद, सुदर्शन टंडन और अतीश। 1997 के बाद यह खाता डीएक्टिवेट हो गया था। इसके बाद आता है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का खाता, जो बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज किया गया था। यह खाता खोला गया था 2002 में। यहीं से शुरू होता है धोखाधड़ी का नया दौर। यह वाला खाता विजय ठाकुर, विकास मदन, पूनम अवस्थी और नरेंद्र धीर ने खोला था। विजय ठाकुर ने खुद को प्रेसिडेंट बताकर दस्तखत किए थे, जबकि वो कभी प्रेसिडेंट चुना ही नहीं गया था। यानी पूरा खाता ही फर्जी पहचान के सहारे खुला था। फिर 2003 में एसबीआई में एक और खाता खोला जाता है। इस बार भी नरेंद्र धीर, विकास मदन और पूनम अवस्थी ने खुद को प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर दिखाकर कागजों पर कब्जा जमा लिया था। असल में क्या था, इन तीनों के पास सोसाइटी का कोई वैध, कोई वैलिड अधिकार या राइट था ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड्स पर उनके ही दस्तखत हुआ करते थे। सवाल यह है कि डीडीए ने इन कागजों को सच कैसे मान लिया। सोसाइटी को करीब 86 लाख की शुरुआती पेमेंट मिल जाती है और उसके बाद डीडीए 13 फरवरी 2003 को आधिकारिक तौर पर जमीन का डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर देता है। सोसाइटी 2002 से 2006 के बीच डीडीए को कुल 4 करोड़ 34 लाख रुपए 6 चालान्स में
जमा करवा देती है। पैसा जमा हो गया, जमीन अलॉट हो गई। लेकिन धोखाधड़ी का यह तरीका सिर्फ इसी सोसाइटी तक सीमित नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक सोसाइटी की है और ऐसी कुल 135 सोसाइटीज़ को इसी तरह दोबारा शुरू करके, बेच के, बंद करके, फिर शुरू करके, फर्जी मेंबर्स, फर्जी मीटिंग्स, फर्जी दस्तखत और सरकारी अफसरों की मिली भगत से पूरे दिल्ली में करीब 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दे दिया गया। अगस्त 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट की नज़र इस गड़बड़ी पर पड़ती है। सोसाइटीज़ में अजीबोगरीब तरीके से कागज़ बदले जा रहे थे, मेंबर्स की लिस्ट रातों रात अपडेट हो रही थी। तो कोर्ट सीबीआई को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने का आदेश दे देती है। सीबीआई 2006 में एफआईआर दर्ज करती है। दिल्ली की एक निचली अदालत सीजीएचएस केस के आरोपियों को समन भेजती है। जांच चलती रहती है, फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं। फिर 26 सितंबर 2018 को आखिरकार आरोप तय होते हैं, यानी ये साफ हो जाता है कि किन लोगों पर क्या आरोप हैं और उन्हें किस चीज़ के लिए कोर्ट में जवाब देना होगा। तमाम गवाह, दस्तावेज, रिकॉर्ड्स सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। इस केस की नींव दो तरह की गवाही पर टिकी थी। एक और गवाहों की मौखिक गवाही थी और दूसरी ओर एक ऐसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी जिनके पास 4 से 5 दशक का अनुभव था। सिर्फ इस बात पर था पूरा केस। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कोर्ट में बताया था कि सोसाइटी के कई रिकॉर्ड्स में सिग्नेचर असली नहीं थे। कई नामों के आगे जो अंग्रेजी में सिग्नेचर दिखाए गए थे वे दरअसल उन लोगों के थे ही नहीं जिनके नाम पर फाइल आगे बढ़ाई गई थी। और यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आया। कुछ आरोपी कोर्ट में खड़े होकर बोले कि वे अनपढ़ हैं या सिर्फ हिंदी में अपना नाम लिखना जानते हैं, लेकिन सोसाइटी की फाइलों में उन्हीं के नाम के आगे साफ साफ सुथरे अंग्रेजी वाले सिग्नेचर मौजूद थे। जैसे जैसे डॉट्स जुड़ते गए कहानी और साफ होती गई। फिर आया 1 सितंबर 2025 जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहसें पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया। 13 अक्टूबर 2025 को फैसला सामने आया जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहरा दिया। दशकों पुराने इस केस में अदालत ने कह दिया कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है और नियमों को तोड़कर अवैध जमीन हासिल की गई है। इसके बाद आखिरकार 31 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को सजा सुना दी। जज शर्मा ने अपने फैसले में साफ लिखा कि आरोपियों के पास रिकॉर्ड में की गई गड़बड़ियों का कोई भी ठोस समझ में आने वाला कारण नहीं था। यानी फाइलों में खाली जगह कैसे रह गई, तारीख क्यों बदली गई, नकली सिग्नेचर क्यों किया गया, इनमें से किसी चीज़ का कोई वाजिब जवाब किसी आरोपी ने नहीं दिया है। ये पूरा मामला किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है बल्कि मीटिंग ऑफ माइंड्स यानी एक सोची समझी मिली भगत का नतीजा था। सबने मिलकर प्लान बनाया कि सोसाइटी के रिकॉर्ड्स ऐसे बदले जाएं कि वो दोबारा एक्टिव दिखे और फिर उसी के दम पर डीडीए से सस्ती दर पर जमीन हासिल कर ली जाए। दिल्ली के इस 4,000 करोड़ के सीजीएचएस घोटाले में अधिकारियों के साथ मिलकर नकली सिग्नेचर के जरिए एरे गैरो ने 4,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और किसी नेता को कानो कान खबर तक न लगी। क्या ऐसा मुमकिन है? कमेंट करके बताइए। और हमारे वीकली शो एक्सपोज फाइल्स में अगले शुक्रवार आप कौन से स्कैम की कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।